हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को। मैं तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट परिचय। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर है परिचय, और एक ही वीडियो में इस चैप्टर का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी वन शॉट में पूरा चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर से बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें, या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है। जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 5 नंबर के पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के जाते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर से ये क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अंतर स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जज करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इस अध्याय में हम लोग अर्थशास्त्र के मूल शाखा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इसके परिभाषा और उद्भव के कारण पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में जो मूल फोकस डाला जाएगा वो समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में डाला जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव का क्या कारण हुआ, इसमें कौन सा क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके उद्भव के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सारा चीज का हम लोग एक तरह से स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का जो अंग्रेजी नाम होता है वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ए है। ठीक है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अंग्रेजी होता है वो माइक्रो, यानी आई का और ए का फर्क होता है, आई और ए का ही फर्क होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में कहते हैं इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स है और समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें ए पहले आता है और उसमें आई पहले आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो परिचय में हम लोग जान लिए। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि अर्थशास्त्र होता क्या। थोड़ा सा एक वन शॉर्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं इसका परिभाषा इकोनॉमिक्स से क्या है। ठीक है, वह शाखा जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग इत्यादि का चरणबद्ध तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप चरणबद्ध तरीके से मेथड से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं या फिर किया जाता है तो अर्थशास्त्र कहलाता है, इकोनॉमिक्स से कहलाता है। ये एक क्या है, सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र का परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ जो लिखा हुआ वही देख सकते हैं। ठीक है, वह शास्त्र या फिर वह सामाजिक विज्ञान या फिर वह पुस्तक या फिर वह ग्रंथ जिसमें आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है या फिर आर्थिक क्रियाकलाप से रिलेटेड जितने सारे टर्म्स होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स से कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इकोनॉमिक्स के मुख्य 2 भाग होते हैं। हम लोग जो वैसे तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ 12th क्लास में सिर्फ 2 प्रकार पढ़ना है क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में हमारा सिलेबस में है। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, व्यष्टि का जो है यहाँ आपको एक तरह से ध्यान देना है। यहाँ देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अंग्रेजी है वो माइक्रो है और समष्टि क्या है, मैक्रो है। ठीक है, यानी ए वाला वर्ड पहले आया। इसमें जो है सबसे बड़ा कौन है, समष्टि अर्थशास्त्र। इसको भी हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार होते हैं इसके, मुख्यतः 2 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, चलिए शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जहां तक हो सके हम लोग लॉन्ग खींचने का कोशिश नहीं करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसमें व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक संचालन अथवा व्यवहार का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक उपभोक्ता यानी वन कंज्यूमर का एक फर्म का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी बड़े पैमाने पर बड़े चीज का बड़े स्टेप या फिर बड़े चीज का डिस्कस नहीं किया जाता, अध्ययन नहीं किया जाता। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी एक व्यक्ति, किसी एक फर्म यानी किसी एक व्यक्ति के फर्म का सिद्धांत या फिर किसी एक व्यक्ति के व्यवहार, एक व्यक्ति यानी जो कंज्यूमर होता है व्यवहार, या फिर किसी एक उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, किसी एक फर्म के व्यवहार का जो प्रचलन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन यानी यूनिट, यानी जैसे कि एक यूनिट यानी इसमें एक व्यक्ति इकाई क्या है, इसमें व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक संचालन अथवा व्यवहार का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। आगे पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र कहता है कि इसमें पूर्ण रूप से यानी पूरा हॉल, यानी इसमें पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था के स्तर, बड़े आर्थिक समूहों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, एनएनपी का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद जीडीपी का अध्ययन किया जाता है। एनएनपी क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र हम ये कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा एक तरह से ग्रंथ है, बहुत बड़ा स्टेप बाय स्टेप चलने वाला, स्टडी होने वाला एक क्या है, पुस्तक है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटा सा चरण है, छोटा सा स्टेप है, किसके मुकाबले में, समष्टि अर्थशास्त्र के मुकाबले में। अगर आप कहेंगे कि हम समष्टि अर्थशास्त्र का पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं, पूरा तरह से इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के बिना अधूरा है। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के बिना कभी अधूरा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में अपने आप में महान है। व्यष्टि अर्थशास्त्र वो छोटे ही पैमाने का, छोटे ही एक ही फर्म का, एक ही उद्योग का या फिर एक ही उपभोक्ता का डिस्कस करता है। ठीक है, लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र है यह पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था के बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन करता है, बड़े चीज का डिस्कस करता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के बिना अधूरा है, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के बिना अधूरा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम
एडम स्मिथ के बारे में, यानी एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, देखिए इनको जो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ये तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि एडम स्मिथ साहब को जो है आधुनिक अर्थशास्त्र का क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। इन्होंने दार्शनिक शास्त्र में भी प्रशिक्षण किया है, ट्रेनिंग प्राप्त किया है। निवासी कहाँ थे एडम स्मिथ, ये निवासी थे स्कॉटलैंड के। ये एडम स्मिथ कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, निवासी थे। इनका व्यवसाय क्या था, क्या बिजनेस था, क्या करके खाते पीते थे, तो ये क्या थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, यानी यूनिवर्सिटी में क्या करते थे, स्टडी कराते थे, प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। ठीक है, आगे आपको बताया जा रहा है कि स्मिथ से पहले फ्रांस के यानी स्मिथ के आने से पहले फ्रांस के फिजियोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे। इनके आने के बाद यानी इनके कोई ना कोई होगा ना, यानी जो आए थे एडम स्मिथ साहब, तो इनसे पहले भी कोई ना कोई महान व्यक्ति थे। तो वो कौन थे, फ्रांस के फिजियोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे। ठीक है, एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी, देखिए ये पुस्तक का बहुत बड़ा नाम है। जब भी ये पुस्तक के नाम आपको पूछा जाएगा तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, 1-2 नंबर में पूछा जाएगा, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में बहुत कम चांस है जो ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा जाए, तो 2 नंबर या 3 नंबर में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, कि एडम स्मिथ के एक पुस्तक का नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी 1776 ईस्वी में यह प्रकाशित किया गया था, 1776 ईस्वी में यह छापा गया था। आगे बताया जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। देखिए इंट्रो में ही हम बोल दिए थे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। इस चैप्टर का एक फेमस क्वेश्चन है, प्रमुख प्रश्न है। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए फाइनली हम लोग चार्ट के द्वारा समझेंगे, यानी एक तरह से टेबल के द्वारा समझेंगे क्या डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर क्या क्या होता है। चलिए इधर हम लोग क्या रखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र रखेंगे, इधर हम लोग क्या रखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र इसमें क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक इकाई का अध्ययन कराता है, यानी एक इकाई जैसे कि एक फर्म हो गया, एक उपभोक्ता हो गया। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराता है। ये क्या करता है, पूरे अर्थव्यवस्था का हॉल पैमाने पर यानी बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक्स का अध्ययन कराता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन यानी नेशनल इनकम, जैसे कि जीएनपी का अध्ययन, एनएनपी का अध्ययन किया जाएगा, जीडीपी का अध्ययन किया जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो विश्लेषण होता है समष्टि अर्थशास्त्र का, इसका विश्लेषण अपेक्षाकृत आसान होता है और इसमें बाकी क्षेत्रों को सामान्य मान लिया जाता है। बाकी जो क्षेत्र है सिर्फ ये क्या करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक फॉर्म ले लिया, एक उपभोक्ता ले लिया, उसी के बारे में पढ़ाता है, उसी के बारे में डिस्कस कराता है। बाकी जो क्षेत्र हो गया, जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, ये सब क्षेत्र को सामान्य मान लेता है और जनरली मान लेता है और ये सब क्षेत्र का अध्ययन कराता ही नहीं है। कौन, व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन ये जो है ये समष्टि अर्थशास्त्र, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण अध्ययन यानी एक जटिल प्रक्रिया है। ये क्या है, विश्लेषण एक प्रक्रिया है, यहाँ क्या होगा, जटिल लगेगा। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, हम टाइपिंग कुछ नोट कुछ बना के देते हैं, लिखता है कुछ। ठीक है, तो जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण जो होता है वो एक जटिल प्रक्रिया। ठीक है, क्या है, एक जटिल प्रोसेस है, कम्प्लेक्स मतलब प्रोसेस है, ज्यादा पैमाने पर इसके बहुत परेशानी आते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के सामने बहुत सारी दिक्कतें आती है। ठीक है, आगे आपको बताया जा रहा है कि ये इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है। इसमें ये क्या है कि इसकी केंद्रीय जो समस्या है कीमत निर्धारण, किसकी, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की। ठीक है, किसी वस्तु का कैसे कीमत निर्धारण किया जाए, किसी वस्तु का कितना दाम फिक्स किया जाए, कोई वस्तु कितना बाजार में कितना रेट पर बेचा जाए, तो ये जो समस्या है ये एक मूल समस्या है। किसका मूल समस्या है भाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। लेकिन देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का जो समस्या है इसके बिल्कुल जस्ट उल्टा है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य समस्या हो गया रोजगार उत्पादन का निर्धारण करना। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में ये चीज का डिस्कस किया जाता है कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, या फिर देश में जो उत्पादन है, देश में सबसे ज्यादा उत्पादन कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा सामान का प्रोडक्शन उत्पादन कैसे किया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले, लोगों का बेरोजगारी कैसे दूर हो, ये सब जो समस्या है समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य समस्या। लेकिन केंद्रीय समस्या किसका है, यानी जैसे कि वस्तु किसी कीमत का निर्धारण करना वस्तु का, यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का। और व्यष्टि अर्थशास्त्र यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। यह ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, किसकी मान्यता पर आधारित है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जबकि अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है कौन, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यह अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, बेस्ड है। तो उम्मीद करता हूं आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यह अंतर आपको लिख लेना है क्योंकि यह अंतर बार बार पूछे जाएंगे, पूछ देंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देंगे तो जानेंगे तो तभी लिखेंगे ना। तो इस तरह से चार्ट को आपको याद रखना है। चार्ट को याद रखने की बहुत एक तरह से चेष्टा होनी चाहिए आप लोग में, क्योंकि चार्ट में आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है एक छोटा सा ये बूंद है, और छोटा सा बूंद यानी बूंद है, और बेस्ट समष्टि अर्थशास्त्र जो है एक समंदर है, ठीक है। ये भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन यही जाके वहां नहीं लिख देना है, जो स्टैंडर्ड परिभाषा दिया गया है वो लिख देना, ठीक है। ये हम समझने के लिए बोले, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में यह भी विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत निर्गत स्तर, रोजगार स्तर, कीमतें आदि का निर्धारण कैसे किया जाए। वही तो बात बताई जा रही है कि इसमें जो एक तरह से विश्लेषण किया जाता है, ये बात का डिस्कस किया जाता है कि रोजगार का व्यक्तिगत निर्गत स्तर कैसे हो, या फिर रोजगार का स्तर कैसा हो जिससे सबको रोजगार मिल जाए, बेरोजगारी हट जाए, कीमतें आदि का निर्धारण, किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण कैसे किया जाए। ये सब भी क्या है, विभिन्न वस्तुओं पर ये क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ सलाह देते हैं। चलिए एक एडवाइस देते हैं, एक तरह से सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं, देखिए कि अगर प्रत्येक व्यक्ति बाजार में क्रेता तथा विक्रेता, यानी अगर प्रत्येक बाजार में यानी हर एक मार्केट में क्रेता और विक्रेता, क्रेता तथा विक्रेता ने बायर और सेलर अपने निजी हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे, तो अर्थशास्त्रियों को पूरे देश के कल्याण के लिए तथा धन के बारे में अलग से विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से सोचने की, अलग से बैठक करने की, मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कौन सलाह देते हैं, अर्थशास्त्र के आधुनिक अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ ये सलाह देते हैं, ये कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ये सलाह आपको याद रखना, पूछ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे आपको बताया जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, क्योंकि इसमें बाजार का मांग तथा पूर्ति शक्तियों के संपूर्ण प्रभाव का अध्ययन करना पड़ता है। देखिए आप लोगों को बता दिया, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अगर पूरा तरह से अध्ययन करना चाहेंगे तो आप समष्टि अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप समष्टि अर्थशास्त्र का पूरा तरह से अध्ययन करना चाहेंगे तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। वही बात आपको यहाँ बताया जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो मूल है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को आपको पढ़ना ही पड़ेगा समष्टि अर्थशास्त्र को पूरा तरह से पढ़ने के लिए, ठीक है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का पूरा तरह से पूरा कवर करने के लिए, पूरा विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि इसमें बाजार का मांग तथा पूर्ति शक्तियों के संपूर्ण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यानी ये क्या है कि अब आगे पढ़ेंगे, जैसे कि एक दूसरे के बिना अधूरा, ये तो हम पहले भी बता दिए कौन किसके बिना अधूरा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के बिना अधूरा नहीं है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के बिना अधूरा है। आर्थिक एजेंट, आर्थिक एजेंट क्या होगा, एजेंट का मतलब क्या होता है, काम करने वाला, एजेंट का मतलब क्या होता है, काम करने वाला, जो जनरली हम लोग यही समझते हैं, ठीक है। तो आर्थिक एजेंट है, इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है, इकोनॉमिक एजेंट आर्थिक निर्णय लेने वाले व्यक्ति अथवा संस्था, तो क्या कहेंगे, आर्थिक एजेंट कहेंगे। आर्थिक निर्णय लेने वाले व्यक्ति कौन हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, देश के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, देश के राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। ये सब क्या है, आर्थिक निर्णय लेने वाले व्यक्ति है, ठीक है। जैसे कि अर्थशास्त्री लोग भी हो सकते हैं, वो भी क्या देते हैं, आर्थिक निर्णय देते हैं। और संस्था में बैंक वगैरह हो गया, ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब क्या है, आर्थिक एजेंट है, यानी आर्थिक निर्णय लेते हैं, आर्थिक पॉलिसी का, नीति का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि उत्पादक एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा रहा है, जैसे कि उत्पादक प्रोड्यूसर क्या है, एक आर्थिक एजेंट है, और उपभोक्ता क्या है, ये भी एक आर्थिक एजेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में, यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में कि आर्थिक एजेंट के रूप में कौन है, या फिर उत्पादक, उपभोक्ता, सरकार, बैंक, जो इनमें से राइट आंसर क्या, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस होगा। जैसे कि एग्जांपल दिया जा रहा है, सरकार हो गया, निगम हो गया, बैंक, संस्था, ये सब क्या करते हैं, आर्थिक निर्णय लेते हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, आर्थिक एजेंट कहलाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताया जा रहा है कि बैंक आर्थिक निर्णय कैसे लेते हैं। देखिए बैंक के द्वारा आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं कि साख पर कितना ब्याज दर देना है, कितना टैक्स लगाना है, कितना कर लगाना है, ये सब का जो निर्णय लेते हैं, ये सब का जो फैसला लेते हैं वो कौन लेते हैं, बैंक के संस्था लेते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आर्थिक एजेंट, हमको उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, ये छोटा मोटा स्टेप है। आगे हमको बताया जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र की दो समान विशेषताएं होती है, यानी दो सामान्य विशेषताएं होती है। पहला विशेषता हम पढ़ेंगे, पहला विशेषता क्या होता है, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र नीतियों का पालन राज्य खुद एवं यह क्या होगा, खुद अथवा आरबीआई जैसे संस्था करती है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का जो नीति का पालन करता है, जो पॉलिसी का पालन करता है, राज्य खुद करता है। कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, कोई भी जिला है, कोई भी क्षेत्र है, वो इसका समष्टि अर्थशास्त्र की नीतियों का पालन करता है, और अथवा जो है आरबीआई जैसी संस्था खुद करती है, ठीक है। तथा विनिमय बोर्ड भी इसका पालन करता है, विनिमय बोर्ड जो है इसका पालन करता है समष्टि अर्थशास्त्र की नीतियों का। ऐसे हर एक निकाय जो एक या एक से अधिक सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होता है, यह लक्ष्य उनकी निजी लाभ या कल्याण को अधिकतम करने के लिए नहीं होता। ये जो समष्टि अर्थशास्त्र का जो हर एक निर्णय है, हर एक नीति है, यह लक्ष्य या फिर उसका जो लक्ष्य है, यह लक्ष्य उनके निजी लाभ यानी अपना खुद का लाभ या कल्याण अधिकतम करने यानी ज्यादा करने के लिए नहीं होता। ये लोगों के लिए बारे में सोचता है,
लोगों को रोजगार, जैसे कि वहाँ पहले ही बता दिया कि समष्टि अर्थशास्त्र में मूल जो अध्ययन किया जाता है, इसका जो मूल समस्या है कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, कैसे उत्पादन स्तर को बढ़ाया जाए, लोगों का बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए। तो यही चीज आपको बताया जा रहा है कि यह लक्ष्य उनकी निजी अपना खुद का लाभ के लिए नहीं होता, अपना खुद का कल्याण के लिए नहीं होता, बल्कि अधिकतम करने के लिए होता है, दूसरों के लिए यानी पब्लिक के लिए, यानी रोजगार को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब हम दूसरी विशेषता पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णय, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णय व्यक्ति के निजी हित के लिए नहीं होता है, निजी हित के लिए नहीं होता है, इनका अनुपालन संपूर्ण देश तथा उनकी जनता कल्याण के लिए किया जाता है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र के जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी निर्णयकर्ता होते हैं, यानी जो भी फैसला करने वाले होते हैं, उनका जो निर्णय होता है वह व्यक्ति के निजी अपना खुद के लिए नहीं करता है, बल्कि अनुपालन जो होता है इसका पूरे देश के लिए करता है, पूरे देश के जनता के लिए करता है, पूरे देश के जनता के कल्याण के लिए किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, ये मुख्यतः दो विशेषता है जो बहुत सारे आरबीआई हो गया, विनिमय बोर्ड हो गया, उसके बाद जो है उसके बाद आरबीआई खुद करती है, ये सब जो है इसका मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी है, यानी खासियत है, सामान्य विशेषता है समष्टि अर्थशास्त्र की, दो विशेषताएं। आगे हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, क्या कैसे समष्टि अर्थशास्त्र अपना इसमें आया, अस्तित्व में आया। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, इसका उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स, ये बात आपको याद रखना है, जॉन मेनार्ड किन्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक द जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से हुआ जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, 1936 ईस्वी में एक बुक पब्लिश हुआ, बुक प्रकाशित हुआ, जिस बुक का नाम क्या था, द जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बुक किसके द्वारा छापी गई, किसके द्वारा प्रकाशित की गई, ब्रिटिश के अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा स्थापित की गई, प्रकाशित की गई, और इसी बुक से समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। 1929 ईस्वी के आर्थिक मंदी यानी आर्थिक महामंदी के कारण, यानी 1929 ईस्वी के आर्थिक महामंदी के कारण पूरे यूरोप तथा अमेरिका में भारी मात्रा में क्या हो गया, भारी गरीबी छा गई। यहाँ गरीबी होगा, गड़बड़ी नहीं होगा, गरीबी होगा, गरीबी छा गई, जिसका असर दुनिया के सभी देशों पर चला तथा दूसरे देशों पर पड़ा। यूएसए में जो हुआ, यूएसए में 1929 से लेकर 1933 तक बेरोजगारी दर 3 से 25% हो गई, यानी 3 से बढ़कर 25% तक चली गई। इस अवधि में यूएसए में समस्त निर्गत में लगभग 33% गिरावट आई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को सोचने विचारने पर मजबूर कर दिया तथा समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विकास का विषय का उद्भव हुआ, यानी एक तरह से अपना अस्तित्व में आया समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, आपको पता होगा, यानी समष्टि अर्थशास्त्र 1936 का महामंदी, यानी 1936 का जो आर्थिक महामंदी आया, उन्हीं पर एक बुक लिखा। 1936 की जब आर्थिक महामंदी आई थी ने, तो अमेरिका में कितना बेरोजगारी बढ़ गया, 3 से 25%। ठीक है, वहां भी गिरावट आ गया, चाहते हैं 33% पूरे देश में, यानी जिसका असर जो पूरे दुनिया में पड़ा, यानी दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ा। तो क्या हुआ कि इतना गरीबी आ गया कि अर्थशास्त्रियों को सोचने में मजबूर कर दिया कि कैसा क्या किया जाए, इस गरीबी से कैसा छुटकारा मिला जाए, इस गरीबी को कैसे दूर किया जाए। ये सब सोच विचार करके एक ऐसा सोच विचार का एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया, ऐसा नीति तैयार किया, और वो नीति को एक बुक में ही एक तरह से कंज्यूम कर लिया, यानी एक बुक में ही लिख दिया। कौन? जॉन मेनार्ड किन्स साहब ने एक बुक में ही वो एक तरह से संग्रहित करके लिख दिया, और वो बुक को एक तरह से दूसरा नाम दे दिया गया समष्टि अर्थशास्त्र, यानी वही एक तरह से दूसरा फॉर्म हो गया उसका समष्टि अर्थशास्त्र। यानी 1936 में जो बेरोजगारी आई, लोगों को अर्थशास्त्री को सोचने पर मजबूर कर दिया, और उनके जो दिमाग में आइडिया है, जो विचार है, वो सब विचार को क्या किया, जॉन मेनार्ड साहब किन्स ने द जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बुक में छाप दिया, यानी प्रकाशित कर दिया 1936 में। और ये बुक का छापने से ही समष्टि अर्थशास्त्र का क्या हो गया, उद्भव हो गया। यानी ये सब विचार को, ये सब आइडिया को क्या नाम दे दिया गया, समष्टि अर्थशास्त्र का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो जनरली आप लोग उम्मीद करता हूं समष्टि अर्थशास्त्र समझ गए होंगे। समष्टि अर्थशास्त्र ऐसे उद्भव नहीं हुआ, उसके पीछे भी क्या कारण है, 1936 के आर्थिक महामंदी लोगों को, अर्थशास्त्रियों को सोचने में मजबूर कर दिया, और जो विचार आया, जो आइडिया है उसका दिमाग में, वो ये एक पुस्तक में छाप दिया, और वह पुस्तक का नाम दे दिया वे समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसी तरह से समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। अगर आपको कारण पूछ दिया जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव होने का मेन कारण क्या, तो 1936 के आर्थिक महामंदी, यानी 1936 के आर्थिक महामंदी में क्या किया कि अर्थशास्त्री को सोचने में मजबूर कर दिया। उसी तरह क्या हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। अब आगे आपको बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये देखिए, ये जो होता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यह आय का वो भाग होता है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए निवेशकों का, यानी उत्पादक द्वारा खर्च किए जाते हैं। यानी निवेश क्या है, यह आय का एक छोटा सा वास्तविक भाग है, रियल पूंजी है, जो एक तरह से निवेशकों द्वारा खर्च किए जाते हैं। उत्पादन के पीछे, कोई सामान के पीछे, कोई एक तरह से जो उत्पादन लागत होते हैं, वो उसके रूप में वो खर्च किए जाते हैं, निवेश। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट। अब होगा आपका एक तरह से आपको पढ़ना है पारिवारिक क्षेत्र, यानी हाउस होल्डर सेक्टर क्या होता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ता को सम्मिलित किया जाता है, क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। परिवार क्षेत्र में
जबकि अर्थव्यवस्था में फॉर्म तथा सरकार के बाद, यानी फॉर्म तथा सरकार के बाद जो है दूसरा बड़ा के अलावा दूसरा बड़ा क्षेत्र है, यानी परिवार जो क्षेत्र है, परिवार क्षेत्र हाउस होल्डर सेक्टर जो है, परिवार क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था तथा फॉर्म, यानी अर्थव्यवस्था में फॉर्म तथा सरकार के अलावा दूसरा बड़ा क्या है क्षेत्र है, हाउस होल्डर यानी परिवार क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, आपको बताया जा रहा है कि परिवार क्षेत्र में क्या क्या रहते हैं। देखिए परिवार क्षेत्र के लोग श्रमिक भी हो सकते हैं, यानी वो काम भी करते हैं, लेबर भी रहते हैं, स्वामी भी होते हैं, किसी चीज का मालिक भी होते हैं। परिवार में जो चीज रहता है, जो लोग रहते हैं वो एक तरह से हर एक काम करते हैं, यानी हर एक काम करने वाले लोग रहते हैं। उत्पादक भी होते हैं, यानी कोई चीज का प्रोडक्शन भी करते हैं परिवार क्षेत्र में, यानी हाउस होल्डर इस तरह से सेक्टर में। ठीक है, आगे आपको बताया जा रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म इकोनॉमी, ये क्या होता है कि इनके मुख्य निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, बाजार में निर्गत यानी वस्तु को बेचा जाता है। निर्गत क्या कहते हैं, वस्तु यानी जो वस्तु बनके तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, निर्गत कहते हैं। आगत को किसको कहते हैं, कच्चा माल को कहते हैं। श्रमिकों सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित दाम पर होता है, जिसे क्या कहते हैं, मजदूरी कहते हैं, मजदूरी दर कहते हैं। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आपको पता होना चाहिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो विकास इसको जो फॉलो कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो एक तरह से फॉलो कर रहा था वो कौन कर रहा था, रसिया यानी सोवियत संघ कर रहा था। और हमारे देश में क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो सब पश्चिमी देश में इसको पालन किया जाता है, अमेरिका वगैरह में इसका पालन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपको बताया जा रहा है कि विश्व में जो व्यापार होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं, यानी विश्व के सभी देश बाह्य व्यापार करते हैं। बाह्य क्या मतलब क्या होता है, बाहरी, यानी बाहरी क्षेत्र से तीन प्रकार के व्यापार तीन प्रकार से किया जाता है, निर्यात, आयात, उसके बाद पूंजी का लेन देन करके। निर्यात क्या होता है, तो सब कोई जानता है कि कोई चीज अगर यहाँ से भेजा जाए, यानी अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य बाजारों में अगर भेजा जाता है, बेचा जाता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है व्यापार का, यह है इंपोर्ट, यानी इसमें क्या होता है कि कोई अन्य देश के बाजार से अपने देश में जो वस्तु की आवश्यकता पड़ती है वो वस्तु लाई जाती है, यानी इसमें कोई देश विश्व के अन्य बाजारों से अपनी आवश्यक वस्तु खरीदता है, जिसे क्या कहते हैं, आयात कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार है, कोई देश किसी भी देश में पूंजी का निर्यात कर सकता है, यानी पूंजी को एक तरह से भेज सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके द्वारा भी क्या होता है, बाह्य क्षेत्र यानी बाहरी क्षेत्र से व्यापार के तीन प्रकार होते हैं, इसके द्वारा भी व्यापार किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विश्व के सभी देश जो है बाह्य व्यापार जो करते हैं तीन प्रकार से करते हैं, निर्यात, आयात और पूंजी का लेन देन करके, यानी पूंजी का निर्यात करके। सिंपल सी बात है, इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपको बताया जाएगा जीएनपी के बारे में, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक सकल, इसको कहते हैं ग्रोथ, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है इसका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू। उसी तरह जीएनपी है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी देश के एक निश्चित समय अवधि में या एक वित्तीय वर्ष, यानी वित्तीय वर्ष जो जानते हैं ना आप लोग, वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ना वित्तीय वर्ष, उसी को कहते हैं। एक वित्तीय वर्षों में यानी कि किसी एक निश्चित समय अंतराल में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मौद्रिक रूप को क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। ठीक है, यानी अंतिम मौद्रिक जो रूप है उसको क्या कहेंगे, जीएनपी कहेंगे। अब आगे पढ़ना आपको जीएनएनपी के बारे में। ठीक है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, ये जो होता है जीडीपी के बारे में बता दिया गया है, जीडीपी के बारे में शायद फर्स्ट चौथा या पांचवा चैप्टर में बता दिया गया है। और जीएनपी और एनएनपी हम लोग का रह गया था, तो एनएनपी के बारे में, जीएनपी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। जीएनपी जो पढ़ लिया उसके बाद एनएनपी है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट्स क्या होता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, जीएनपी में लागत के मूल्य में होने वाले मूल्यह्रास को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को क्या कहते हैं, एनएनपी कहते हैं। सिंपल सी बात है, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, यानी लागत जो होता है, मूल्यह्रास, जो भी चीज में लागत किया जाता है, यानी लागत में मूल्य में होने वाले ह्रास को घटा देने से जो शेष बचता है, जो शेष यानी इन में जो बचता है उसी को क्या कहते हैं, एनएनपी कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी एक तरह से प्योर, कोई चीज नहीं रहेगा उसमें, कोई झंझोट नहीं रहेगा, पूरा तरह से वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा, उसको एनएनपी कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सा चैप्टर था भाई, समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट, परिचय। तो परिचय का थ्योरी पूरा तरह से कंप्लीट हो गया और कोई थ्योरी नहीं है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि परिचय क्या है। आगे हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका 2-4 ही क्वेश्चन होगा, ज्यादा नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 10, 15, 20 क्वेश्चन हो ही सकता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा।
5-6 क्वेश्चन ही होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़े थोड़ा सा ये कर लेते हैं, रिवाइजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े। देखिए हम लोग जो इसमें पढ़े, पारिवारिक क्षेत्र क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, उसके बाद निवेश क्या होता है, ये सब चीज पढ़े। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव का कारण, ये कैसे उद्भव हुआ, 1936 की आर्थिक महामंदी के कारण अर्थशास्त्री को सोचने पर मजबूर कर दिया गया, और वो मजबूरी के कारण वो जो आइडिया आया, जो विचार आया, वो सब दिमाग में एक बुक में छाप दिया, जिस बुक का नाम है द जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बुक किसका नाम, ये बुक किसके द्वारा छापी गई, जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। और ये जब बुक छापी गई तो जब उसी समय में क्या हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हो गया। ये सब नए विचार को, नए सोच को क्या नाम दे दिया गया, समष्टि अर्थशास्त्र का नाम दे दिया गया। यानी उससे पहले कौन सा अर्थशास्त्र भाई, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र अपना अस्तित्व में था, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र की 2 विशेषता पढ़े। पहला विशेषता जो पढ़े, आरबीआई और जो है विनिमय बोर्ड इसका नीति का पालन करते हैं। दूसरी विशेषता जो पढ़े, इसका जो समष्टि अर्थशास्त्र का जो निर्णयकर्ता होते हैं, वो जो निर्णय लेते हैं वो अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपना भलाई के लिए नहीं लेते हैं, बल्कि जनता के कल्याण के लिए। किसके लिए, जनता के कल्याण के लिए लेते हैं, ठीक है। ये 2 विशेषता हो जाता है समष्टि अर्थशास्त्र का। आपको पूछ दिया जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं का उल्लेखन करें, आपको 5 नंबर में पूछ दिया जाएगा, इसलिए आप लोग याद रखने का कोशिश कीजिए हर एक चीज को। आर्थिक एजेंट क्या होता है, इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ लिए। आर्थिक एजेंट यानी आर्थिक निर्णय लेने वाले, आर्थिक निर्णय, आर्थिक फैसला लेने वाले, नीति को सॉल्व करने वाले क्या कहेंगे, आर्थिक एजेंट कहेंगे, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर संस्था हो। व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, अर्थशास्त्री या फिर देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, या फिर संस्था में बैंक भी हो सकता है, आरबीआई वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ जो सलाह देते हैं वो सब हम लोग पढ़े। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है वो सब हम लोग पढ़े, ठीक है। उसके बाद जो एक बुक नाम है एडम स्मिथ की, एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये 1776 में छापी गई थी, प्रकाशित हुई थी। एडम स्मिथ क्या थे, एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है। एडम स्मिथ को क्या कहे जाते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। यानी ये एक दार्शनिक शास्त्र भी अध्ययन किया, यानी दार्शनिक में भी क्या किए थे, प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसमें संपूर्ण व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के बड़े स्तर पर, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर बड़े आर्थिक समूहों के व्यवहार में अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि एक व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक संचालन तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, चाहे व्यक्तिगत इकाई या फिर कोई उपभोक्ता भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है, ठीक है। मुख्यतः अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार पड़े, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अंग्रेजी आपको याद रखना है, इसका हम माइक्रो होता है, इसका मैक्रो होता है, ठीक है। अंग्रेजी में आपको एक तरह से कंफ्यूजन नहीं होना। अर्थव्यवस्था क्या होता है, वह शाखा जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग इत्यादि चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। या फिर वह शास्त्र जिसमें आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन करते हैं, या फिर वह शास्त्र जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप का, आर्थिक एक तरह से क्रियाकलाप या फिर आर्थिक जो होता है चरणबद्ध तरीके से उसका नियम का पालन करते हैं या फिर नियम का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चैप्टर फर्स्ट था आपका समष्टि अर्थशास्त्र परिचय, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।